सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो मैंने फिजिक्स से रिलेटेड बनाई थी एक इंट्रो वीडियो, जिसमें मैंने अपना कंप्लीट ओवरव्यू देखा था कि हम क्या क्या चीज़ें फिजिक्स की इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, कि यूनिट नंबर 1 में हम कितना करेंगे, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 सभी यूनिट के लिए हमने देखा था। तो लेक्चर नंबर 0 में हमने कंप्लीट ओवरव्यू देख लिया था सिलेबस का, कि हमारा क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो से मैं लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स का, जिसका हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। सो ये जो जितने मैंने बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे बना रखे हैं, ये हम हर एक टॉपिक एक प्रॉपर अलग अलग वीडियो के अंदर पढ़ रहे होंगे और एकदम डिटेल में समझ पाएंगे हम इन टॉपिक को, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, हम उनको भी एकदम डिटेल में समझ पाएंगे। सो इससे आपका क्या होगा ना, कि अगर मान लीजिए आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो आपने ये जो यूनिट है ये कभी ना कभी पढ़ी होगी, आपको बहुत छोटे से नोट्स लेने होंगे हर एक लेक्चर के साथ, मुश्किल से 1 या 2 पेज में आपके आ जाएंगे, तो आप उन चीज़ों को याद रख पाएंगे अपने एग्जाम के टाइम पर। और ये जो जितना भी वीडियोस हैं ये मुश्किल से 8, 10 या 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेंगी। और अगर आप इस रूटीन को एकदम डेली फॉलो कर रहे होंगे तो आपके जो होंगे बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे एग्जाम में, क्योंकि अगर आपको टॉपिक के बारे में अगर कुछ पता भी होता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं, आप अपने थ्योरी को एकदम डिटेल में लिख पाते हैं और आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि आपको कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो इस यूनिट के अंदर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम डिफरेंस के बारे में ज़्यादातर समझेंगे कि हमारा क्या होता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि ये हमारे क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, मासलेस पार्टिकल, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये कुछ 13 टॉपिक्स हैं, तो हम इनकी प्रॉपर 13 वीडियो आ रही होंगी या फिर 12 वीडियो 10 वीडियो में हम इस यूनिट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इस महीने में ऑटोमेटिक पूरी तरह से ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और ऑलमोस्ट आपको 25 नंबर की जो वेटेज होगी ना वो आपकी कवर हो जाएगी। मतलब आपका जो पास होने का इंतजाम है वो इसी महीने हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत है नहीं, प्रॉपर आपके पास नोट्स होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी एक बहुत ही बड़ा अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट लेके आया है। ये जो टेस्ट है आपके गेट एंड ईएससी एग्जाम्स के लिए है। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे विद 60 मिनट्स, एंड इस टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NS20। एंड इस टेस्ट की खासियत यह है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिज़ाइन किया है। इसमें ये जो है ये पूरी तरह से हेल्पफुल है आपके गेट एंड ईएससी 23 बैच स्टूडेंट्स के लिए। इस टेस्ट की डेट है 24 अप्रैल और इसकी टाइमिंग है 11 AM। एंड इस टेस्ट की खासियत यह है कि इसमें अप्लाई करने पर आप 5000 रुपीज़ तक के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं, और इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। इसमें आपको मैकबुक एयर, आईपैड, iPhone 11, सैमसंग स्मार्ट वॉच, JBL स्पीकर, अमेजॉन वाउचर्स जैसे अमेजिंग गिफ्ट जीतने का भी मौका मिल सकता है। सो जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप अनअकैडमी के जो बैचेज है वो सभी ब्रांचेस के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो बैचेज हैं आपके इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, CSIT एंड सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। सो इनकी टाइमिंग्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जस्ट जाके उस लिंक पे क्लिक करना है, फिर आपका एक इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पर आपको बस अपना प्लान चूज़ करना है कि आपको आइकॉनिक परचेज़ करना है या फिर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज़ करना है। फिर आप वहाँ पे उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन आप अपना मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप ये चीज़ वहाँ से जाके चूज़ कर सकते हैं। सो यही मेरे को बताना था, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जल्दी जाके चेक। तो जैसा कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी होती है और एक स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन होती है वेलोसिटी के, देन न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज अप्लाइड। बट एज ए स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड को कंपीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसीलिए हम जितने भी हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कंसेप्ट हो रहे होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं लाइट की स्पीड से जब कम हो रही होती है। तो और जो आपका अगर लाइट की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो उसमें आपकी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्लैनेट टू प्लैनेट स्पीड हो गया या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कंपेयर कर रहे होते हैं कि ये इस स्पीड से वर्क कर रहा होता है, तो उन सारे कंसेप्ट में आपकी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वर्क कर रही होती है। सो अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें तो यूनिवर्स इज फुल ऑफ डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ना, कि आपके जो हर एक ऑब्जेक्ट की एक फॉर्म है, ठीक है, तो उस टाइप के हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक मूवमेंट है,
जो जिसमें कुछ एक्सेलरेशन है, जो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है, मतलब इस टाइप की चीज़ें जो भी एग्जिस्टिंग हमारी चीज़ें होती हैं। नथिंग इज स्टैटिक हेयर फ्रॉम जाइंट स्टार टू टाइनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक बड़ा सा स्टार हो गया आपका और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, हर एक के अंदर यानी किसी न किसी तरीके की मूवमेंट है, किसी न किसी तरीके का मास है। सो एवरी थिंग इज डायनेमिक एंड ह्यूमन इज ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट दिस इवेंट्स एंड लॉज। तो ये जो डायनेमिक चीज़ें होती हैं, लाइक हमने क्या किया, हमने बड़े से बड़े प्लैनेट के बारे में स्टडी किया और हमने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के बारे में भी स्टडी किया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज मेनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मोबाइल बॉडीज एंड देयर इंट्रैक्शंस। ठीक है, जो बॉडीज जो कुछ मूवमेंट कर रही हैं उनके इंट्रैक्शन को, लाइक किसी एक कार है और दूसरी कार है, उस कार के रिस्पेक्ट में वो वाली कार कितनी स्पीड में चल रही है, इन सभी इंट्रैक्शन को हम समझ रहे होंगे। कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी स्पीड में, या फिर लाइट आपकी किसी स्पीड में आ रही है, साउंड की स्पीड, इन सब चीज़ों को जब हम मेजर कर रहे होते हैं, जितनी भी आपकी डायनेमिक बॉडीज़ हैं आपके अर्थ में या फिर अराउंड द गैलेक्सी, तो उन सभी चीज़ों को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हम कर रहे होते हैं एनालाइज। तो हमने ये चीज़ देख ली। तो ये वाली जो आप डेफिनेशन, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप ये वाली पूरी डेफिनेशन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जस्ट अगर आपको कुछ नहीं है, ये आप यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है ना आपका पहला वाला, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहाँ पे वैलिड होती है। सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपका मोशन हो गया। So when object is changes its position with respect to surrounding as well as the time known as motion। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है, वो किसी एक स्पीड से चल रही होती है। ठीक है ना, मतलब किसी भी एक बॉडी ने अपनी पोजीशन दूसरी जगह चेंज करी तो वो मोशन हुआ। ऐसा तो है नहीं कि वो टेलीपोर्ट होके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली गई और उसने कोई मूवमेंट नहीं करी। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपकी मोशन होती है, फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर गए आप, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से लेके पूरा डिटेल में एकदम समझा सकते हैं क्या चीज़ें होती हैं। सो अब आपके जो होता है ना लॉज ऑफ मोशन, हमने मोशन को समझ लिया। अब मोशन के कितने लॉज होते हैं, तो आपने पता है जो लॉज ऑफ मोशन है वो न्यूटन ने दिए थे। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल अ फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। मतलब अगर कोई बॉडी रखी हुई है और वो अपनी पोजीशन पे एकदम फिक्स है, ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए लैपटॉप है, और अगर मैं इसमें जब तक कोई मूवमेंट नहीं करूंगा, इसे धक्का नहीं दूंगा, तब तक ये मूव नहीं रहेगा, ये इसी पोजीशन में रखा रहेगा। ठीक है, सो अब इसमें क्या होती है, पोजीशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। ठीक है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की किस टाइप की स्टेट हो सकती है, लाइक ये आपका रेस्ट में हो सकता है या फिर ये आपका मोशन में हो सकता है। ठीक है, अभी ये रेस्ट में है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गया। सिग्निफिकेंस क्या होता है, टेल अस अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारा ये बता रहा होता है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो यहाँ पर हमने नोट लिख रखा है, टेल्स अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बता रहा होता है। एनीथिंग इन सराउंडिंग कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि किसी की फ्रेम के कंपैरेटिवली किसी दूसरी चीज़ की मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो होती है यानी कि हर एक चीज़ जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह वर्क कर रही होती है। ठीक है, किसी न किसी चीज़ के रेफरेंस में कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम आपका क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, किसी एक मास है, उसमें कुछ रिजिडिटी है और वो किसी एक वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे होते हैं, तो वो आपका मोमेंटम होता है। ठीक है, सो उसमें कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी कोई भारी चीज़ है और जब आप उसको फेंक रहे होते हैं तो उसका मास ज़्यादा है, तो वो स्पीड भी उस हिसाब से ज़्यादा कवर कर रहा होता है, तो वो उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया, उसने ज़्यादा वेलोसिटी कवर कर रहा है ना। तो अगर हम उसके मोमेंटम की बात करेंगे तो उसका जो मास है और उसकी वेलोसिटी उनको जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मोमेंटम आपका आ जाएगा। तो वही चीज़ होता है आपका फोर्स कि dp/dt, यानी कि आपका मोमेंटम होता है, ये डेरिवेटिव्स हो गए आपके कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो dp/dt। सो यहाँ पर आपका जो मोमेंटम होता है वो p, वो तो हम उसको मास इंटू वेलोसिटी से करते हैं, तो f आपका आ गया d/dt और यहाँ पे आपका ये आ गया। तो हम मास को अगर असाइड ले लें और dv/dt ले लें तो वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता ही होगा, 9th 10th 11th 12th इन सब चीज़ों में हम पढ़ रखा ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमारा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये होता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ। सो इट गिव्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स। ये आपको एक
पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा होता है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन हेयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक पार्टिकल पे या किसी भी एक चीज़ पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ अपोजिट में ही आपको उतना ही फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, तो इक्वल फोर्स आपको भी महसूस हो रहा होता है। सो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर आपसे पूछ लिया कि भाई लॉज ऑफ मोशन बता दो, तो न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप बता सकते हैं। ये 10 नंबर में तो नहीं आएगा, बट ये मुझे लग रहा है कि हाँ ये 2 नंबर में आ सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया डिफरेंस बता दो न्यूटोनियन मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बीच में। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गया आपका, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हो गया। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स फिजिकल क्वांटिटीज लाइक स्पेस, टाइम एंड मास आर एब्सोल्यूट। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये चीज़ें कुछ फिक्स होती हैं, एब्सोल्यूट होती हैं। आपकी स्पेस हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया। इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्वांटिटीज लाइक स्पेस, मास एंड टाइम्स आर रिलेटिव। ठीक है, एक फिक्स हो गया वहाँ पे, और ये कहीं ना किसी से चीज़ से रिलेट कर रही होती है। ठीक है, आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। सो इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्पेस टाइम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करते, स्पेस अपना अलग है, मास अपना अलग है, वेलोसिटी अपना अलग है। बट रिलेटिविस्टिक में जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मोमेंटम तो वो आपके मास पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। सो ये डिपेंडेंट होते हैं। तो अगला हम देखें कि भैया क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक आपका पार्टिकल हो गया। तो अगर आपसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द पार्टिकल, व्हाट इज पार्टिकल एंड व्हाट इज इवेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। टाइनी पीस ऑफ मैटर हैविंग प्रैक्टिकली नो लीनियर डायमेंशन बट ओनली हैज़ द पोजिशन। लाइक आपका सिंपल पेंडुलम है, वो ऐसे करके आपका यहाँ पे लटका हुआ है। सो ये मूवमेंट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग और अ थ्रेड। तो द बॉब इज अ सिंपल पेंडुलम कैन बी रिगार्डेड एज अ पार्टिकल सिंस इट्स डायमेंशन इज नेग्लिजिबल। कोई डायमेंशन नहीं है, पूरी तरह से नेग्लिजिबल है, बट इज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ से कंपेयर करें तो। अगर हम इवेंट की बात करें, एनीथिंग दैट हैपेंस अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस एट पर्टिकुलर टाइम नोन एज अ इवेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेस में, मतलब आप कहते हैं किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी चीज़ हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो हम उसको इवेंट बोल रहे होते हैं। लाइक फॉलिंग एन एप्पल, आपका एप्पल गिर गया, किसी ने स्लैप मार दिया, रीलिंग द बॉल फ्रॉम अ हैंड, मोशन ऑफ अ कार, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो ये आपकी इवेंट है। ठीक है, तो जस्ट अगर हम देखें ऑब्जर्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी एक एक करके, कि इट इज़ आइदर अ पर्सन और हिज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू लोकेट मेजरमेंट और द रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट। या तो कोई पर्सन है वो बैठ के देख रहा है कि ये जो बंदा था इसने इस स्पीड से इसको इस चीज़ को फेंका, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक बंदा ऑब्जर्वर होता है, अपने पोजीशन से वो ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को। ठीक है, तो उसी तरीके से, या फिर हमने किसी मेजरमेंट लाइक आपने स्केल से किसी डिस्टेंस को नाप रहे होते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हो ऑब्जर्व करके, तो उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस आप ध्यान रखें, आपके 2 नंबर में बहुत काम आएंगी। तो अब हम आगे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन में, अब हम आए अपने मेन पॉइंट पे। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटेड टू विच एन इवेंट इन अ स्पेस इज डिस्क्राइब्ड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किसी भी एक चीज़ के रिलेटिवली कोई एक इवेंट वर्क कर रहा होता है तो हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको पता होता है ना कोई एक बॉडी होती है तो उसके कुछ एक्सेस होते हैं, लाइक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो एक्स वाई में आपका 2D होता है, एक्स वाई जेड में उसमें आपके सभी पॉइंट्स आ जाते हैं, वो एक 3D ऑब्जेक्ट एज अ वर्क कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट्स उसके। सो यहाँ पर अब एक्स एक्स हो गया, वाई एक्सेस हो गया और जेड एक्सेस हो गया, और ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये आपका ओरिजिन हो गया जहाँ से आपके सारे के सारे जितने भी आपके एक्सेस हैं वो वर्क कर रहे हैं। और ये आपका पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो गई एक्स आई, एक्स वाई जे एंड जेड के। तो यहाँ पे कैप्स आप लगा दीजिएगा, यहाँ पे कैप्स होते हैं। तो ये हो गया आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर आपका क्या एक क्वेश्चन दे रखा है कि कंसीडर 2 कार्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर respectively are moving in the same direction. The initial distance between them is 20 kilometer. Then find out time taken by a car A to overtake car B. ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे सामने सेम ही है। तो यहाँ पर आपका A है, तो A जो आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है B की साइड,
बी है ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है आगे। तो ये दोनों ना एक टाइम पर ऐसा होगा कि मीट तो होंगे क्योंकि ये 40 की स्पीड चल रहा है, 20 की स्पीड चल रहा है, ये कभी ना कभी इसको ओवरटेक कर ही देगा, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करने में। तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे पी पे जाके ओवरटेक करेंगे। आपको मानना पड़ेगा ना कि ये यहाँ से चल रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ही आके इसे मीट करेगा। तो ये किसी एक दूरी पे पहुंच चुका होगा, उसी स्पीड से, अपनी तेजी स्पीड से ये किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। तो वो पॉइंट हमने पी मान लिया, और इनिशियली हमने मान ली ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि आपके 20 किलोमीटर यहाँ पे आपका जा रहा है, तो ठीक है। सो यहाँ से मैं ये मान सकता हूँ कि ये 20 इतना लेगा, तब तक ये मतलब क्या होगा 20 किलोमीटर इसको लगेगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में। तो 20 + 20 यानी कि पूरे ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो ये अभी 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर ये 1 घंटे में यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो इसने यहाँ पे 20 किलोमीटर कवर किया, बट यही ये है 20 + 20, ये उतनी देर में यहाँ पे 40 किलोमीटर कवर करेगा। तो ऑलमोस्ट ये मीट कर रहे होंगे और करीबन 40 किलोमीटर्स में जाके मीट कर जाएंगे। ये एक लॉजिकल है, इसमें आपको कहीं सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है। तो लेट टी बी द टाइम टेकन बाय कार ए एंड बी सेपरेटली टू रीच पॉइंट पी। नाउ फ्रॉम फिगर, तो हमने क्या देखा कि 40 टी हुआ, और 40 टी में आपका क्या हुआ 20 प्लस के ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी इसने 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चला है 20, यहाँ से ये तक चला है 40, तो यहाँ पे आपका 20 टी हुआ ना। तो 20 प्लस के 20 टी, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, और ये आपका डिस्टेंस, यहाँ पे आपको टाइम का कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या करा 20 टी हो गया, ठीक है। सो आपका 40 टी प्लस के 20 प्लस के 20 टी, यहाँ पर आपका डिस्टेंस कन्फर्म था, बट यहाँ पर आपका डिस्टेंस कन्फर्म नहीं है क्योंकि एक टाइम भी लग रहा है, तो टाइम के साथ ही आप उसकी वेलोसिटी के साथ वर्क कर रहे होंगे। सो 40 प्लस के 20 यहाँ पे हुआ, अभी ये 20 इस साइड चला गया, 40 माइनस के 20, तो यहाँ पर 20 हो गया। तो t = 20/20, तो आपका टोटल टाइम जो लग रहा होगा 1 आवर लग रहा होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि 1 घंटे में जाके यहाँ पे रीच कर जाएगा ना, तो अगर आप ब्रूट फोर्स वे में देखेंगे तो आप क्लियरली बता पाएंगे कि ये 1 आवर ले रहा होगा, बट ऐसे नहीं आता समझ में, आपको एक प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करके देना पड़ेगा। सो इसमें से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप का कोई बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट लग रहे होंगे। लाइक व्हेन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अटैच्ड टू अ कार ए, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ए मान लिया है, और यहाँ पे ये जो बी है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ द स्पीड ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो 40 अपोजिट है, तो 40 माइनस के 20 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स ए की तरफ को जा रहा है बी, तो ए आपका जो है मेन रेफरेंस है। तो यहाँ पर आपका 20 किलोमीटर पर आवर्स हो गया टू ए, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 1 आवर, ये हो गया आपका आंसर। तो वही सारी चीज़ें हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप क्या करें, इन सब के अपने प्रॉपर नोट्स लेक्चर के साथ ही ले लें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब अपने प्रोवाइड कर दूंगा इन सब के नोट्स, बट बेटर यही रहेगा कि आप इनके नोट्स खुद से लें, क्योंकि खुद के ही नोट्स समझ आएंगे, और आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको पेपर में लिखना हो। इसी के साथ के वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।